दोस्तों नमस्कार। संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि राज्य जब नीति निर्माण करेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो नीति निर्माण के दौरान ध्यान रखेगा कि वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे। दूसरी बात, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित हैं। अब बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने से सीधा सीधा मतलब ये है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबरी के आधार पर जीवन जीने का अधिकार होगा। बराबरी के आधार पर उनको अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और जो धार्मिक आचरण है उनका पालन करने का अधिकार होगा। समाज के अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, परस्पर स्वभाव और सद्भाव के साथ रहेंगे और इस सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपनी नीति निर्माण की प्रोसेस में कोशिश करेंगी। तीसरी बात ये हुई कि जो लोकतंत्र स्थापित करना है आर्थिक, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार और आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना कोई भी काम, धंधा, रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस जो वो कुछ करना चाहता है वो करे। और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें देश के अंदर आर्थिक समानता, आर्थिक इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए, आर्थिक लोकतंत्र को डेवलप करने के लिए कोशिशें करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि राज्य ऐसे काम करेगा जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों का कल्याण होता हो, लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हों, वो भी समानता के आधार पर उपलब्ध हों। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर 1 बाय 1 करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। आज हम इसमें आर्टिकल 42 तक ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 43 से 51 तक। तो आर्टिकल नंबर 36 कहता है, जो राज्य की परिभाषा है उसको डिफाइन करता है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 में की गई है। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे इन्हें लागू करना राज्य की जिम्मेदारी होगी, इन्हें न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और राज्य इनको लागू करने की प्रक्रिया अपनी नीति निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा पूरी करेगा। आर्टिकल नंबर 38 कहता है, राज्य उन सभी संस्थाओं को बढ़ावा देगा जो समाज के अंदर, देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही होंगी। राज्य उन सभी संस्थाओं को भी बढ़ावा देगा जो समाज के अंदर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम कर रही होंगी। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार से बनाएगा और राज्य अपनी नीतियों को इस तरह लागू करेगा जिससे स्त्री पुरुष को बराबरी के आधार पर काम, धंधे प्राप्त करने के अवसर बराबरी के आधार पर मिले। साथ ही राज्य उत्पादन के संसाधनों का इस तरह से बंटवारा करेगा कि वो सभी लोगों के लिए बराबरी के आधार पर उपलब्ध हों। कहीं ऐसा ना हो कि समाज के कुछ चुनिंदा लोग ही देश की संपूर्ण संपत्ति पर हक जमा लें, जैसे कि आज हमें देखने को मिल रहा है। अडानी और अंबानी, ये 2-4 ऐसे नाम हैं जिनके पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 85% वो संपत्ति रखे हैं, जबकि भारत की संपूर्ण आबादी के पास देश की संपत्ति का मात्र 15% हिस्सा ही है। तो ये अपने आप में अन्याय है और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 39 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्त्री हैं तो किसी काम को कर रहे हैं और उसी काम को पुरुष भी कर रहा है तो सैलरी कम मिले। इसका मतलब ये हुआ इक्वल वर्क इक्वल सैलरी। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 39 यह भी व्यवस्था करता है कि सरकार यह देखेगी कि सभी कर्मचारियों की हेल्थ को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा
तो लोगों की हेल्थ की तो बात दूर, उनके जीवन के बारे में भी नहीं सोचा गया। उनको पैदल ही कोसों कोस चलना पड़ा और बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए और बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर तो पहुंच गए लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो राज्य इन सारी चीज़ों से बचेगा, राज्य इनके कल्याण के लिए काम करेगा। आर्टिकल नंबर 39 का ही अगला पार्ट कहता है कि बालकों की यानी बच्चों का पूर्ण विकास हो, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, राज्य यह भी व्यवस्था करेगा कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मजबूरी के कारण किसी ऐसे काम धंधे में न जाना पड़े जो इलीगल हो, उसकी हैसियत से परे हो और उसकी ताकत से दूर हो। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो समाज में अराजकता, असमानता और अफरा तफरी का माहौल होगा और राज्य से रोकने के लिए शुरू में ही कोशिश करेगा। आर्टिकल नंबर 39 का पार्ट ए कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके खिलाफ कोई केस कर देता है, उसके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, क्योंकि अदालतों की हालत और वकीलों की फीस के बारे में सभी जानते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि उस गरीब व्यक्ति को एक सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए जो कि उस गरीब व्यक्ति के केस को लड़ेगा। वो बात अलग है कि वो हार जाए उस केस को, लेकिन उसको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो व्यवस्था करता है पंचायतों के गठन की, यानी पंचायतों का निर्माण किया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर, बिल्कुल लोकल लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना हो सके और ग्रामीण लेवल के लोग अपने विकास के लिए नीति निर्माण में सीधा सीधा इंटरवेंशन कर सकें। आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि कुछ विशेष स्थितियों में लोक सहायता पाने की व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्थिति ऐसी हो जब लोगों को सरकार के द्वारा सहायता पाने की ज़रूरत हो तो सरकार उनको सहायता प्राप्त कराएगी। जैसे कि नरेगा, यानी कि लोगों को काम धंधा, जिनके पास ना एजुकेशन है ना किसी प्रकार का टैलेंट है, उनके लिए राज्य ने कहा कि आपको भी जीने का हक है और जीवन जीने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए और पैसे के लिए कोई काम करना चाहिए और काम के लिए सरकार ने नरेगा दिया। तो इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य करेगा। साथ ही साथ शिक्षा पाने की व्यवस्था, जैसे कि भारतीय संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके सन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। विभिन्न प्रकार की पेंशनें चलाई गई हैं, विभिन्न प्रकार की, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा अवस्था पेंशन। ये वो चीज़ें हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ देश को बढ़ा देती हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 42 की। आर्टिकल नंबर 42 महिलाओं को विशेष प्रकार की सुविधा देने की बात करता है, जैसे कि प्रसूति सुविधा। प्रसूति सुविधा का मतलब है जी, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको विभिन्न प्रकार की हेल्थ संबंधी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करेगी, अस्पतालों में भी और इनके खान पान से संबंधित भी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।